अच्छा क्लास, आज का जो हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। फिर डिफरेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज है, लाइक फंक्शन ओवरलोड क्या होता है, फंक्शन में पास बाय वैल्यू आप कैसे कर सकते हो, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, आउट का कीवर्ड क्या होता है। मेन ये टॉपिक्स हैं। अगर टाइम मिला तो हम लोग एरर्स को देख लेंगे। ठीक हुई बात। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रिव्यू कर लेते हैं। पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। एग्जैक्टली कंसोल एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और कंसोल एप्लीकेशन में हमने दो मेन कमांड्स देखी थी। एक, आपके पास अगर आपने डाटा डिस्प्ले करना हो तो आप क्या करते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक हो ये बात। और अगर आप लोगों ने डाटा इनपुट लेना हो, कंसोल डॉट रीड लाइन। और कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा आपको स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट करता है, ठीक हो ये बात, रिटर्न कर रहा होता है। फिर आपको उसमें पार्सिंग करनी पड़ी होती है, कुछ हमने पार्सिंग देखी थी। फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हो अगर मैंने डबल में पार्स कर लें। अच्छा मुझे तो एक याद है, चलो बताओ। पहले हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे टेम्परेरी, ठीक है, और उसमें पहले हम गेट करेंगे वैल्यू और उसको फिर पास करेंगे इंटीजर या डबल। ठीक है। अगर मैं सिंपल पार्सिंग की बात करूं तो आप क्या कह सकते हो, डबल डॉट पार्स, और उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को वो क्या करेगा, डबल में पार्स कर देगा, ठीक हुई बात। ये सिंपल हमने पार्सिंग देखी थी। इसके बाद आई थिंक सो हमने इफ एल्स देखा था, सिंपल जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे हो, क्लियर है। स्विच सिर्फ एक डिफरेंस है, वो बता दो, बाकी सेम वही था। क्या डिफरेंस था स्विच में सी प्लस प्लस के और सी शार्प के? ब्रेक, ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो इट्स ओके। अगर आप सी शार्प की बात करो तो उसमें आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा होता है हर केस में, ठीक है। इवन के जो डिफॉल्ट का केस होता है उसमें भी आप ब्रेक लाजमी लिखते हो, ठीक है। जस्ट ये डिफरेंस था। तो आज के टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं, फंक्शंस की तरफ जाते हैं और फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज फंक्शन। सिंपल आसान अल्फाज, पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही। रीयूजेबिलिटी, ठीक होगी बात। थोड़ा सा और कोई डिफाइन करे। चलो आप तो कोई इंटरव्यू में पूछ लेते हैं व्हाट इज फंक्शंस, एटलीस्ट थर्ड सेमेस्टर, ये तो बता दो। ऐसे मेरे सर वो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछ लियो, जैसे मैंने पूछ लियो कि असेंबली में जो है ना मैक्रोस कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने कर लियो। फंक्शन बेसिकली एक पैटर्न होता है जो हम पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, उसमें फिर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस पैटर्न के मुताबिक आपको आउटपुट दे देते हैं। जरूरी नहीं कि वो आउटपुट रिटर्न भी करे। ठीक है। अगर फंक्शंस को मैं बात करना चाहूँ, अगर आपका कोई कोड जो बार बार कहीं पे यूज़ होना है आपके एप्लीकेशन में, आप उसको क्या करते हो, एक ब्लॉक में ले जाते हो, उस ब्लॉक का फंक्शन बोल देते हो, ठीक हुई बात। और इस फंक्शन का काम क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, बार बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्लियर हुई बात ना। अगर सिंपल अल्फाज में कहन आप लोग ये चीज़ बोलो, मैं यहाँ पे आपको बताने लगा कि फंक्शन बनता बेसिकली किस तरह है। किसी भी लैंग्वेज में, या यहाँ पे आप बोल लो सी शार्प में, सबसे पहले आपको विजिबिलिटी बतानी पड़ेगी, फिर आपको रिटर्न टाइप बतानी पड़ेगी, फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर्स आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो तब भी ठीक है, ठीक है बात। सी प्लस प्लस में आप लोग कैसे बनाते थे फंक्शन, विजिबिलिटी देते थे आप लोग, नहीं देते थे, ठीक है। यहाँ पे आप विजिबिलिटी दोगे, ठीक है, फिर आप रिटर्न टाइप दोगे, फिर फंक्शन का नाम दोगे, पैरामीटर्स देना चाहो तो नहीं तो ठीक होगी बात। सिंपल सी बात करते हैं, व्हाट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी से क्या मुराद है, एग्जैक्टली कहाँ तक विजिबल हो, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, इंटरनल है, डिफरेंट आपके पास क्या होती हैं, विजिबिलिटीज होती हैं, जिसको आप लोग एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स ये भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको विजिबिलिटी बोल देते हैं कि आपके फंक्शन की विजिबिलिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो सी शार्प है वो क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हर चीज़ क्लासेस के अंदर होगी, फंक्शन के साथ आपको विजिबिलिटी लिखना लाजमी है, क्लियर होगी बात। तो कौन कौन सी विजिबिलिटीज का जिक्र किया अभी मैंने, ठीक हुई बात। ये तीन नाम आप लोगों ने सुने हुए होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसके अलावा एक और आपके पास होता है इंटरनल,
और एक और होता है इंटरनल प्रोटेक्टेड, ठीक है, जो सी शार्प में होता है, सी प्लस प्लस में नहीं होता। पब्लिक से क्या मुराद है? ठीक हो गया, विद इन क्लास आउटसाइड क्लास आप इसको एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट की बात करूं, ओनली विद इन द क्लास, ठीक हुई बात। प्रोटेक्टेड मेन में नहीं हो सकता, अच्छा। प्रोटेक्टेड आप आसान अल्फाज में अगर बताना चाहो, विद इन क्लास आप यूज़ कर सकते हो, प्लस चाइल्ड क्लासेस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक होगी बात। इंटरनल और इंटरनल प्रोटेक्टेड कुछ टाइम बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, मुझे याद करवा देना नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स के बाद। क्लियर होगी बात, तब आपको बताऊंगा कि इंटरनल क्या होता है और इंटरनल प्रोटेक्टेड क्या होता है, ठीक है, वो सोल्यूशन का कंसेप्ट आ जाता है। अच्छा, फंक्शन की रिटर्न टाइप कौन कौन सी हो सकती है? गुड, वॉइड हो सकती है, और ठीक हो गया। या तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, मतलब वॉइड हो गया। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो मतलब वॉइड आपके पास हो गया। या इसकी रिटर्न टाइप हो सकती है बिल्ट इन डाटा टाइप्स, लाइक जैसे आप लोग बोला इंट है, डबल है, स्ट्रिंग है, वट जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। या तो आप ये लिख सकते हो। एक और टाइप होती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, अगर हो तो वो भी आप रिटर्न करवा सकते हो। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स से मुराद एग्जैक्टली क्लास हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, इनम हो गया, ठीक है ना, कोई भी आप लोगों ने अपनी टाइप बनाई हुई है तो वो भी आप यहाँ पे फंक्शन में रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिटर्न टाइप कंसेप्ट जो है यहाँ पे। फंक्शन का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, न्यूमेरिक से नहीं शुरू होना चाहिए, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ पता ही होगा हर लैंग्वेज में जो होता है, ठीक है। तो फंक्शन नेम वही होता है, पैरामीटर्स देना चाहो तो ठीक, नहीं देना चाहो तो तब भी आपकी मर्जी है। क्लियर होगी बात। एक दो फंक्शंस बनाते हैं हम लोग और क्या करेंगे उसको बाद में कॉल करेंगे और देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह ये फंक्शंस वगैरह बना सकते हो। अब मैं कोडिंग की तरफ आ रहा हूँ। प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे? फाइल में जाओगे, न्यू में, प्रोजेक्ट में, सी शार्प, कंसोल एप्लीकेशन, फ्रेमवर्क आपको मैंने पहले बोला था, ठीक है ना, तो चेंज कर लेना, मैं 3.0 पे लेके जा रहा हूँ फिलहाल। कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो, ठीक है, और क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन, ये टिक होना चाहिए और आप ओके कर दोगे। एक टेम्पलेट आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। अगर किसी वजह से ये टेम्पलेट आपके पास क्लोज हो जाता है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आप जाओगे और program.cs को ओपन कर लोगे, ठीक है। अगर किसी को ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र नहीं आ रहा तो व्यू में जाएगा और यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा है, ठीक होगी बात। इस पर क्लिक करो तो आपको ये डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर का कंसेप्ट आ गया program.cs। इसमें से आपने कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मेन का फंक्शन बना हुआ आ रहा है, नेम स्पेस है, बाकी सारा कुछ हमने लास्ट टाइम पे इसको काफ़ी डिटेल में देखा था, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ नेम स्पेस, बता सकते हो? समझ नहीं आई? लाइब्रेरीज, ठीक है। और कोई? ठीक हो गया। इसके अलावा ये तो मैंने बातें बताई थी ना, मैं कुछ चाह कुछ एक्स्ट्रा भी आए ना, तो मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। चलो, नेम स्पेस क्या होती है? आपके पास एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट है जिसमें आप लोग क्या करते हो, एक से ज़्यादा, एग्जैक्टली एक या एक से ज़्यादा क्लासेस आती हैं और बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं ये, ठीक है। क्यों बनाई जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? टू अवॉइड नेम कन्फ्लिक्शंस, ठीक है ना। नेम कन्फ्लिक्शंस को ख़त्म करने के लिए नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बन रहा है, टीम 1 काम कर रही है, टीम 2 काम कर रही है। टीम 1 ने सेट डाटा नाम रख दिया, टीम 2 ने भी फंक्शन का नाम सेट डाटा रख दिया। जब दोनों मॉड्यूल मर्ज होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कौन सा सेट डाटा कॉल करना है पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, आपकी नेम स्पेसेस बना दी जाती हैं और उन नेम स्पेसेस के अंदर रहते हुए आप लोग अपना काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल टीम 1 थी, इसने नेम स्पेस का नाम n1 रख दिया, आप लोगों ने n2 रख दिया। तो जब भी मैंने सेट डाटा कॉल करना है n1 डॉट सेट डाटा, n2 डॉट सेट डाटा, तो कुछ इस टाइप का मैं काम किया करूँगा, ठीक है। तो नेम स्पेस आप लोग नेम कन्फ्लिक्शन
को अवॉइड करने के लिए बनाते हो, ठीक है, जो मैंने आई थिंक सो लास्ट टाइम नहीं बताया था। नहीं हो सकती, नेम स्पेस सेम होगी, जब ऊपर आप यूजिंग करोगे तो वहीं पे एरर आ जाएगा। इवन कि जब आप रेफरेंसेस ऐड करोगे 3 लेयर आर्किटेक्चर में, वहाँ पे भी सेम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो तो आपको ऐड ही नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपके पास सेम फंक्शन का नाम है और बाद में मॉड्यूल मर्ज होता है तो उसमें आपको एरर नहीं आते, ठीक है, उसमें वो एम्बिगुअस कॉल होती है। हो सकता है सेट डाटा आपने कॉल कहीं और का करना था, कहीं और का कॉल हो जाता है, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स। अच्छा, मैंने बेसिकली फंक्शंस पढ़ना है, मैं कहाँ पे लिखूंगा अपने जो फंक्शंस बनाऊंगा? क्लास से ऊपर बनाऊंगा ना, क्लास प्रोग्राम से ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपके पास C# प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आउटसाइड क्लास आप कोई काम नहीं कर सकते, तो आपने जो भी काम करने इस क्लास के अंदर रहते हुए करना है, ठीक है। अगेन C++ में क्या प्रॉब्लम होता था, अगर नीचे फंक्शन बनाते थे आप लोग तो क्या प्रॉब्लम था आपके पास, उसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता था, ठीक है ना, बताना पड़ता था कि आगे कहीं पे आप इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस मर्जी लोकेशन के ऊपर फंक्शन अपने बना लो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन बना के देख लेते हैं आप लोग किस तरह बना सकते हो। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने ऐड रख दिया। सबसे पहले मुझे विजिबिलिटी बतानी पड़ रही है, ठीक है, मैंने पब्लिक रखी, रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का नाम ऐड और 2 पैरामीटर्स ले रहे, ठीक है, ये बात सिंपल सी बात है। इसमें आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये पब्लिक नहीं लिखता तो सबसे पहली बात मुझे बताओ, एरर आएगा या नहीं आएगा? कंपाइल टाइम पे एरर आएगा या नहीं आएगा? कौन? मैंने हटा दिया तो आपके पास एरर नहीं आया, ठीक है बात। सेकंड नंबर पे अगर मैंने नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बन जाएगा। जैसे C++ में क्या होता था, विद इन क्लास एवरीथिंग इज प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो इसमें भी हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। और इसमें ये काम आप लोग नहीं कर सकते, लाइक ये जो काम करते थे, ठीक है बात, वो आपको अगर देखो तो एरर वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसमें ये भी कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आपको सब फंक्शंस वगैरह के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शंस नॉर्मली पब्लिक बनाए जाते हैं तो मैं इसलिए इसके साथ पब्लिक लिख दी है। प्राइवेट हो तो आप जस्ट ना लिखो बेशक। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है बात, मैं जस्ट इनको क्या किया, V1 + V2 को प्लस किया और साथ ही मैंने शो करवा दिया। कोई मसला यहाँ तक? मुझे बताओ फंक्शन कॉल कैसे होगी? एग्जैक्टली सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फंक्शन कॉल मैं कहाँ पे करूँ? आपके कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? मेन से, ठीक है, तो मुझे ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन में, ऐसी बात है। तो कैसे कॉल करूँगा? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मसला नहीं, मैंने भी वो कॉल नहीं लगाया, क्या नाम है, सेमी कॉलर नहीं लगाया। मुझे बताओ यहाँ तो कोई मसला? विजिबिलिटी नहीं, कॉल करते हुए विजिबिलिटी नहीं होती। चलो ठीक है, लॉक किया, क्यों एरर आ रहा है? नहीं आना चाहिए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, नेम से ऊपर लगी हुई है ये तो, वो उनको बस ठीक है, ये बनी हुई है, वो आपको इशू फिलहाल नहीं है जब तक आप 3 लेयर पे नहीं जाते। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा क्लिक, मुझे वैसे बताओ। पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, पब्लिक कर दो, स्टैटिक होते ही पब्लिक है। स्टैटिक फंक्शन प्राइवेट बन ही नहीं सकता क्योंकि उसमें शेयर्ड होना होता है। वो तो बहुत ही आपने अजीब सा क्वेश्चन बात के बहरहाल ठीक है। मुझे बताओ कि ये क्यों नहीं फंक्शन कॉल हो रहा? क्लास का फंक्शन है तो विद इन क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी क्लास है। अगर आप गौर करो, ये मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ तो सारा कुछ इस क्लास में ही लिखा हुआ है, तो विद इन क्लास तो मैं चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछूं, ऊप किससे पढ़ी है? ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं है, मैं उसी क्लास के अंदर हूँ,
मैं या क्लास बदलूं तो फिर तो चलो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, और क्या बोले पब्लिक पार्सिंग पार्सिंग इधर किधर आ गई। मतलब फिर इसका एक हल मैंने सोच लिया, स्पीड में बस पढ़ाते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। लेक्चर नंबर 1 क्या नाम है वो सुसाइड वाला आया हुआ है, आया हुआ है? तो उस लेक्चर में हमारी बात हुई थी कुछ, नहीं वो उसको छोड़ दो, मैं मतलब टॉपिक की बात, चलो हम वो लास्ट LT4 आई थिंक सो थी ना, ठीक है, वहाँ पे लेक्चर ले रहे थे और जो है वाइट बोर्ड जो था वो राइट साइड वाला था, कॉर्नर पे कुछ लिखा था मैंने, अब तो याद कर लो। एग्जैक्टली स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकती हैं। हाँ क्या ठीक हो गई बात ना, तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था, तो मैंने आपको क्या ऊपर जो ऐड फंक्शन बनाया है वो नॉन स्टैटिक है, अगर मैंने यहाँ पे कॉल करना है तो टेम्परेरी मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक हो गई बात, वो पहला लेक्चर भी याद करवाना पड़े। अब पता चल गया। अच्छा पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, तो यहाँ पे जो मैं स्टैटिक लिखा करूंगा फंक्शंस के साथ, क्यों लिखा करूंगा, एग्जैक्टली मजबूरी है मुझे, क्योंकि आपके पास जो मेन फंक्शन है वो स्टैटिक टाइप का कंपाइलर ने बना दिया, तो जस्ट मुझे थोड़ी सी मजबूरी है, तो इस वजह से मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई काम नहीं है स्टैटिक का, ठीक है, बताना सिर्फ ये था, क्लियर होगी बात। तो अगर आप ये स्टैटिक नहीं लिखते ना, तो आप जर्नल किसी और कंपाइलर पे काम कर रहे हो तो इट्स ओके, सारा कुछ ठीक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक इसलिए लिख दिया, अब आपने कॉल किया तो ज़बरदस्त फिट कॉल हो गया, कोई मसला, इसको कॉल करने का एक और भी तरीके है आपके पास, ठीक है। आप वेरिएबल्स में कुछ डाटा इनपुट करवा लो या कुछ हार्ड कोडेड कर दो, उसके बाद आप फंक्शन कॉल करके वेरिएबल पास कर दो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो, पास बाय वैल्यू बोल सकते हो या पास बाय कांस्टेंट बोल सकते हो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो आपके पास पास बाय वैल्यू ये कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ तक कोई मसला। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फंक्शन ओवरलोड, तो बता सकते हो, यस बताओ। नहीं चेंज करो स्टेटमेंट, ठीक है, ज़बरदस्त, आसान अल्फाज में क्या कह सकते हो, सेम फंक्शन का नाम डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक हुई बात, लेकिन विद इन सेम क्लास, आपने ये भी साथ बोलना है, आपके पास एक ही क्लास है, उसमें आप फंक्शन के नेम सेम रखते हो लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स रख देते हो, उस कंसेप्ट को आप क्या बोलते हो, फंक्शन ओवरलोड। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपके पास, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, इस कंसेप्ट को आप क्या बोलते हो, फंक्शन ओवरलोड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन ओवरलोड बना भी लेते हैं हम लोग, ठीक है बात, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, और मैंने इसमें कोई पैरामीटर्स दे दिए, अंदर आप जो मर्जी स्टेटमेंट्स लिखना चाहो, क्लियर होगी बात। तो आपके पास अब ये जो दोनों फंक्शंस बने हुए हैं, क्या चीज़ है ये, फंक्शन ओवरलोड है, ठीक होगी बात। अगेन मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक होगी बात ना, सिर्फ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, बाकी किसी चीज़ को आप नहीं देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ, मुझे बताओ ये फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया तो एरर्स तो मुझे देगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या ओवरलोड है या नहीं है, अगर मैं कंप्लीट करूं तो एरर आएगा या नहीं आएगा, क्यों, एग्जैक्टली पैरामीटर सेम है, फंक्शन का नाम भी सेम है, तो आपको ये बेसिकली ओवरलोड नहीं करने देगा, ठीक होगी बात, क्योंकि मैंने हालांकि यहाँ पे प्राइवेट चेंज किया हुआ था, मतलब विजिबिलिटी मैटर नहीं कर रही। इवन कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, कोई रिटर्न टाइप दे दूँ, अब भी आपको ये एरर देगा,
ठीक है ना, वो आपको नहीं बनाने देगा क्योंकि फंक्शन का नाम भी सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे भी फंक्शन को ओवरलोड नहीं होने देगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चल गई? गुड, सेम फंक्शन का नाम, डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें मैटर नहीं कर रही होती। इसको कॉल करना वैसे ही सिंपल है, आई थिंक सो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पास बाय रेफरेंस की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ असल में। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, सिंपल बातें हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाई है स्वैप के नाम से, कोई मसला यहाँ पे? अभी मैं पास बाय रेफरेंस ही जस्ट सिंपल बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या किया, एक स्टैटिक फंक्शन बना लिया स्वैप के नाम से जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, इंट लेफ्ट हैंड साइड और इंट राइट हैंड साइड। ठीक हुई बात? और ये जो मैंने फंक्शनैलिटी लिखी है क्या कर रही है? एग्जैक्टली ये स्वैपिंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एक टेम्प वेरिएबल में वैल्यू जा रही है, उसके बाद आप स्वैपिंग परफॉर्म करके एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने सिंपल, आपको आइडिया है इसका। और साथ ही मैंने मेन में क्या किया इसको, एग्जैक्टली मेन में मैंने इसको कॉल किया जिसमें मैंने ए और बी पास कर दिया। ठीक हुई बात? और साथ ही मैंने नीचे फिर क्या किया, ए और बी को डिस्प्ले कर दिया। मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी? सबसे पहले जो आउटपुट में मैसेज आएगा वो आएगा इन स्वैप फंक्शन। नेक्स्ट लाइन आएगी राइट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू है वो आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, और जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास एक और स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्वैप फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी 100 हो गई है, राइट हैंड साइड 10 हो गई है, लेकिन ए में अगेन क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, और बी में आपके पास 100 पड़ा हुआ है। ठीक हुई बात ना, लॉजिक समझ गए हो? तो पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा होता है, ये जस्ट कॉपी बन जाती है। पास बाय वैल्यू में ये जो आपने ए और बी दिया है ना, वो इस फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा। मतलब इस पे आप जो मैनिपुलेशंस करोगे वो इस लोकल एरिया तक रहेगी, वो मेन जगह पे एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक हुई बात? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहाँ पे रख दिया स्वैप में। यहाँ तक आई थिंक सो समझ आ गई होगी। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ किसमें, पास बाय रेफरेंस में। कि पास बाय रेफरेंस में कैसे कर सकते हो? C++ कोई बताएगा?
यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंटर्स तो आप यूज़ कर नहीं सकते अनटिल अनलेस आप कोड को अनसेफ मत करो ना करो, ठीक है। तो इन्होंने आपको एक कीवर्ड दे दिया REF के नाम से, REF स्टैंड्स फॉर रेफरेंस, ठीक हुई बात। अब मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप फर्स्ट वन देखो पैरामीटर्स में मैंने क्या बोला, रेफरेंस इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल आए लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा, एज अ रेफरेंस आएगा, एज अ एड्रेस आएगा आपके पास, ठीक है, एड्रेस के तौर पे यहाँ पे आएगा। इसी तरह मैंने सेकंड पे क्या बोला, अगेन मैंने क्या बोला, आपके पास जो सेकंड पैरामीटर होगा वो भी किस फॉर्म में आएगा आपके पास, एज अ रेफरेंस आएगा, मतलब एज अ एड्रेस यहाँ पे पास होगा, ठीक हुई बात। अब जो आप चेंजेस परफॉर्म करोगे वो किस पे चेंजेस परफॉर्म हो रही होंगी, उस सेम एड्रेस के ऊपर चेंजेस परफॉर्म हो रही होंगी, ठीक है। साथ ही आपको एक और चेंज करनी पड़ेगी फंक्शन कॉल में, जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हो आप, अगर आप देखो तो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं आपके पास, अगेन यहाँ पे भी आप REF लिखोगे, ठीक है। सिंपल वेरिएबल नहीं पास करना आपने, अगेन उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़े, REF एड्रेस, इस A का एड्रेस पास हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपने बोल दिया B का एड्रेस आपके पास पास होना चाहिए, कोई मसला, तो आपको ये बगैर REF के यहाँ पे यूज़ करने ही नहीं देगा, कंपाइल टाइम पे आपके पास एरर आएगा। तो क्या चीज़, अच्छा यहाँ तक मुझे बताओ समझ आ गई है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड 100, राइट हैंड साइड 10, A भी चेंज हो चुके हैं, 100 हो गया, B भी आपके पास चेंज होके 10 हो चुके हैं, ठीक है बात ना। जबकि हमने A में क्या रखा हुआ था, वैसे अगर आप यहाँ पे देखो A में हमने 10 रखा हुआ था, B में 100 रखा हुआ था, लेकिन फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के बाद A में आपके पास 100 आ गया, B में 10 आ गया, क्योंकि वो एड्रेसेस के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे दूं, मतलब मैं यहाँ पे 100 दे दूं और वहां पे मैं 10 दे दूं, नहीं बताना अभी नहीं ना, सिंपल क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे मैंने सपोज करो 100 दे दिया और वो एक ही जगह मैंने 10 लिख दिया, सबसे पहले बताओ ठीक है कि नहीं, अच्छा ठीक हो गया, क्यों गलत है, एग्जैक्टली आपके पास ये जो कांस्टेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल 100, इसको कोई एड्रेस असाइन नहीं होता, ठीक हुई बात। तो आपको यहाँ पे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एड्रेस पास करना पड़ेगा, और वो एड्रेस कितने साइज का होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है ना, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर रहा होता है इंटीजर, ठीक हुई बात ना। तो आपके पास जो एड्रेस पास होना चाहिए वो कितने बाइट्स पे होना चाहिए, वो इंटीजर, मिनिमम इंटीजर के बाइट्स का होना चाहिए, ठीक हुई बात ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ वो एड्रेस पास कर सकते हो जो इंट के एड्रेसेस होते हैं, क्लियर होगी बात। इवन कि यहाँ पे आप डबल को भी पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको हमेशा वेरिएबल लाजमी लिखना पड़ेगा। तो एक जनरल सा कंसेप्ट है, अगर आपसे कोई पूछ ले पास बाय रेफरेंस का, ठीक हुई बात। तो पास बाय रेफरेंस के लिए आप REF का कीवर्ड लिखते हो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी, और आप लोग फंक्शन कॉलिंग के में भी आप लोग ये दोनों चीज़ें लिखते हो, ओके हुई बात, कोई मसला यहाँ तक। तो ये कंसेप्ट हो गया थोड़ा सा पास बाय रेफरेंस का, क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं तो मैं इसे जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हो आउट कॉन्सेप्ट, तो ये पढ़े आउट कीवर्ड, अच्छा फाइलिंग में पढ़ा हुआ है, गुड हो गया। डेटाबेस में भी शायद पैरम वो बनाते हुए, प्रोसीजर्स बनाते हुए देखा हो कभी। चलो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करे। मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो एक या एक नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करे, इज इट पॉसिबल। दोबारा रिफ्रेज कर रहा हूँ कि आपके पास एक सिनेरियो आता है जिसमें आपने एक फंक्शन में से एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को रिटर्न करवाना है, इज इट पॉसिबल, हाउ, क्लास नहीं फंक्शन, ठीक हो गया। और कोई, मेरे पास एक जो टाइप है वो इंटीजर है, एक मेरे पास स्ट्रिंग है, फंक्शन में से मैं दो वेरिएबल्स रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, जो एक स्ट्रिंग मतलब नेम कर रहा है, साथ वो एज वगैरह को रिटर्न कर रहे। नहीं वो पता ही नहीं है ना, वो तो मैं क्वेश्चन करूँगा आउट का कीवर्ड कैसे यूज होता है, ठीक है, ऊप में बनाते नहीं है नॉर्मली। अच्छा और कोई,
अगर कभी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपसे कहा जाए कि एक ऐसा फंक्शन आपने बनाना है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करे, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में वैल्यू को रिटर्न करे, तो आप कैसे कर सकते हो, वो बताने लगा। ठीक हो गया, बाय रेफरेंस से हो सकता है। अच्छा, मैं फिलहाल आपको बताने लगा हूँ आउट का कीवर्ड। ठीक हुई बात। आउट का कीवर्ड क्या काम कर रहा होता है वो हम पहले एक एग्जांपल कोड करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको जो मैं कंसेप्ट बताने लगा हूँ वो है आउट का कंसेप्ट। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाई है ऐड सब, मतलब बेसिकली इसने दो आंसर्स मुझे रिटर्न करने हैं। कौन कौन से? एडिशन परफॉर्म करके और माइनस परफॉर्म करके। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है? इंट। तो क्या मतलब हुआ, एक वैल्यू तो हम रिटर्न करवा सकते हैं, या वो ऐड के लिए आप रिटर्न करवा लो या वो सब्ट्रैक्ट के लिए करवा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सेकंड जो मैंने वैल्यू रिटर्न करवानी है वो क्या है? बेसिकली अगेन वो इंटीजर है। फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने इंट v1 इनपुट लिया, इंट v2 इनपुट लिया और एक और इंट इनपुट लिया, लेकिन इसके साथ क्या लिख दिया? आउट। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, आउट का जो कीवर्ड है वो रेफरेंस का काम कर रहा होता है। क्लियर होगी बात? आउट का जो कीवर्ड है वो आपका क्या काम कर रहा होता है? रेफरेंस का काम कर रहा होता है। मीन्स कि आपको कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पे पास करना पड़ेगा विद आउट कीवर्ड, मतलब विद आप लिखोगे आउट का कीवर्ड। ठीक है, तो एक तो आप ये काम करोगे। नीचे मैंने क्या किया, सब रिजल्ट इक्वल्स टू v1 माइनस v2। क्या मतलब हुआ? ये सब रिजल्ट कहाँ पे बना हुआ है? पैरामीटर्स में बना हुआ है। ठीक है, इसको आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी? v1 माइनस v2। अगेन ये दोनों आपने यहाँ से पास की हुई थी। ठीक है, और साथ आपने रिटर्न क्या करवा दिया? v1 प्लस v2। तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी रिटर्न हो रही हैं इस केस में? एक से ज़्यादा हो रही है। वो है कौन कौन सी? एडिशन, जो वो तो रिटर्न आपको नजर आ रहा है। दूसरा आपने जो वैल्यू रिटर्न करवाई है वो किस में करवाई है? सब रिजल्ट के अंदर, जिसका नाम, जिसको आपने, जिसकी फंक्शनैलिटी क्या रखी है? v1 माइनस v2 आपने रख दी है। क्लियर होगी बात? तो आप लोगों ने इस केस के अंदर दो वेरिएबल्स को आउटपुट करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। मैं जरा एक मिनट से मैं रिफ्रेश करने लगा अपने स्टेटमेंट्स को कुछ। मुझे बताओ रिटर्न का कंसेप्ट क्या होता है? मैंने ये रिटर्न टाइप लिखी हुई है इंट, तो क्या फंक्शन को रिटर्न करना लाजमी होता है? यस, बिल्कुल होता है। अगर मैं ये चीज़ कर देता हूँ तो मुझे एरर आ जाएगा फंक्शन में। आप ऊपर से बेशक पढ़ लो, वो आपको बोला कि रिटर्न नहीं कर रहा है आपके भाई फंक्शन। क्लियर होगी बात ना? तो मैं जब भी रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँ तो इसका क्या मतलब है? रिटर्न करना लाजमी है। सपोज करो मैं इस फंक्शन में क्या रहा हूँ, कितनी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं? 2 हो रही हैं। मैं पहली स्टेटमेंट को कमेंट कर रहा हूँ, अगेन मेरे पास एरर आ गया। क्यों एरर आया? एग्जैक्टली आउट आपने यूज किया, तो आउट का जो वेरिएबल है वो अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, असाइन नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपके पास एरर आता रहेगा। रिटर्न का भी तो यही कॉन्सेप्ट है ना। आपने यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप लिखी है तो आपको रिटर्न का कीवर्ड लिखना जरूरी होता है। क्लियर होगी बात ना? इसी तरह अगर आप पैरामीटर्स में कहीं पे आउट का कीवर्ड लिख दो, क्लियर होगी बात? आउट का कीवर्ड कहीं पे भी लिख दो, इस वेरिएबल को आपने असाइन लाजमी करना है। अगर आप असाइन नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? बेसिकली आपके कंपाइल टाइम के ऊपर एरर देता रहेगा। क्लियर होगी बात? तो अब थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये रिटर्न का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हो रेफ, एक जो बात कर रहे हो रेफ का, अगर मैं यहाँ पे रेफ लगा देता हूँ आपके पास एरर नहीं आएगा। बात समझ गए हो ना? रेफ और आउट में ये डिफरेंस है। रेफरेंस में आप ये पास करो या ना करो, मतलब इसको यूज करो या ना करो, आपकी मर्जी है। आउट में क्या करना पड़ता है? उसको लाजमी यूज करना पड़ता है, उसको लाजमी असाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। रिटर्न टाइप लिखो तो रिटर्न करना लाजमी
हो जाता है। तो अगर आप रेफ खाली लिखते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर आप कहीं पे असाइनमेंट नहीं करते तो ठीक है, वो पुरानी वैल्यू जो उसमें पड़ी हुई है वही रहेगी। क्लियर होगी बात ना? तो इसलिए आप लोग अगर बाय फोर्स कुछ रिटर्न करवाने हैं आपने, तो यहाँ पे आप क्या कीवर्ड लगाते हो? आउट का कीवर्ड। तो क्योंकि हमारा टॉपिक आउट का था तो मैं यहाँ पे वही लिखने लगा हूँ दोबारा। ठीक है, तो आपसे अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो 5 6 7 वैल्यूज़ को रिटर्न करे किसी वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट। तो उसमें आप अब क्या बता सकते हो आप लोग? एग्जैक्टली आउट का कीवर्ड लगा दो तो ये बाय फोर्स रिटर्न करवाना पड़ेगा। मतलब जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होंगे उनको आप कोई ना कोई वैल्यू असाइन करोगे। जी एग्जैक्टली ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आउट नॉर्मली मल्टीप्लाई डबल में होता है, फ्लोटिंग में होता है, ठीक है, और इसका नाम कोई भी दे दो। ठीक है, मल्टीप्लाई नाम दे दिया वेरिएबल का। आपके पास एरर रहेगा जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे। क्लियर होगी बात? तो हमने यहाँ पे इसका नाम दिया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू v1 इंटू v2। ठीक है, अब कितने वेरिएबल्स रिटर्न हो गए? 3 वेरिएबल्स। एक तो रिटर्न खुद रिटर्न कर रहा है, ये जो आखिरी स्टेटमेंट है, और ये 2 आपके पास और भी एक्स्ट्रा रिटर्न होंगे। ठीक हुई बात? जी इंटीजर हमेशा खुद हो जाते हैं, स्मॉलर से हायर में ऑटो चेंज होती है। ठीक है, हाँ अगर आप डबल से इंटीजर में जाते तो वो रोक देता आपको, पर पासिंग करते आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। पास बाय रेफरेंस और आउट का कीवर्ड कोई डिफरेंस है या कोई नहीं है? यस बताते जो। मैं भूल गया हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली आउट में आपको वेरिएबल में कुछ ना कुछ असाइनमेंट करना लाजमी हो जाती है। ठीक है बात? रिटर्न का काम कर रहा होता है, रेफरेंस में आप असाइन करो ना करो आपकी मर्जी होती है। क्लियर होगी बात? तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको अच्छे तरीके से यूज़ ही कर रहा था कि मैं इसको एक कम कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग जैसे होती है आप सिंपल वही करोगे। ठीक है, जैसे रेफ को यूज़ कर रहे हो। अब ए जो है वो v1 हो जाएगा, बी जो है v2 हो जाएगा, और रिजल्ट जो है वो बेसिकली एज अ रेफरेंस काम कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप रेफ लिखते थे, यहाँ पे आप आउट ही लिखोगे। कोई मसला है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एग्जैक्टली 1D एरे सिर्फ बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। जीनियस हो, क्या कहते हो? तो इसमें एरेज आप लोग किस तरह बना सकते हो? जावा में कर चुके? कोई नहीं? नीचे आईटी वाले स्टूडेंट्स भी हैं, रहने दो। C# में अगर आपने 1D एरे बनाना हो तो कुछ इस टाइप का आप लोग काम करते हो। ठीक है, डाटा टाइप बताओगे, जो भी डाटा टाइप, जिस टाइप डाटा टाइप का आप एरे बनाना चाहते हो, ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करोगे, यहाँ पे एरे का नाम बता दोगे जो भी है। ठीक है, इक्वल्स का साइन दोगे, न्यू का कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद अगेन आप डाटा टाइप बताओगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओगे। ठीक है, कितने आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए। कोई मसला है यहाँ तक? देखा हुआ कुछ इस टाइप का कभी? ज़बरदस्त, ये एक ही को पता होगा, गारंटी है सबको पता है न्यू का कीवर्ड क्यों यूज़ होता है। एग्जैक्टली रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक हुई बात? तो यहाँ पे जितने भी एरेज बनते हैं C# के अंदर वो रन टाइम के ऊपर बनते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ पे आके कुछ ऐसा काम कर दो और वहाँ पे आप 10-15 वो चीज़ें दे दो। ठीक हुई बात? तो यहाँ पे आप जितने भी एरेज बनाओगे वो रन टाइम पे ही बनते हैं, मतलब न्यू का कीवर्ड उनके साथ लाजमी आएगा। क्लियर होगी बात? तो जब भी एरेज बनेंगे तो वो इसी तरीके से बनेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे बस रोक दो इसको। ठीक
ठीक है। तो नल एक्सेप्शंस आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, वो बाद में देखेंगे थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो किसी भी टाइप का एरे बनाना हो तो आप बना लोगे। फॉर एग्जांपल डबल टाइप का आपको कोई बोले, यस बना लोगे, सिंपल है। कैसे बनाओगे? एग्जैक्टली इंट की जगह आप लोग यहाँ पे डबल कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी डबल कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जो भी रखना चाहो, ठीक है। अगर आप बनाना चाहो स्ट्रिंग टाइप का एरे, एग्जैक्टली मुश्किल काम, स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। कैरेक्टर टाइप बनाना चाहो, बूलियन टाइप बनाना चाहो, जो भी, ठीक होगी बात। इसमें अगर वैल्यूज असाइन करनी है तो कैसे कर सकते हो? एक तो है कि 1 बाय 1 इंडेक्स बाय इंडेक्स करो, या फॉर का लूप लगा लो, ठीक है। फॉर का लूप लगा लेते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0 माई एरे डॉट लेंथ, ठीक है। आप लोग पहले यहाँ पे क्या लिखते थे? i इज लेस देन 10, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है, जो भी एरे का नाम है वो लिखोगे डॉट लेंथ, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी जो आपको क्या रिटर्न करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, क्लियर होगी बात। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, माई एरे डॉट लेंथ, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी नॉट फंक्शन, मैंने ये चीज़ नहीं डाली, ठीक होगी बात ना। तो आप प्रॉपर्टीज वगैरह हम अपनी जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन माई एरे डॉट लेंथ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे आप लोग कैसे इनपुट करवा सकते हो? ठीक है, माई एरे i इक्वल्स टू, मैंने यूजर से इनपुट्स लेनी है, कैसे होंगी? अच्छा, कंसोल डॉट, ये लो रीड लाइन लिख दिया, एग्जैक्टली क्यों एरर आया? बिल्कुल पार्सिंग करनी पड़ेगी। मुझे बताओ एरे की डाटा टाइप क्या है? ये जो एरे आपने बनाया है इंट है, और कंसोल डॉट रीड लाइन आंसर किस में लेके आता है? स्ट्रिंग में। तो आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंटीजर में कैसे होगा? ठीक होगी बात। इन डॉट पार्स करोगे, कंसोल डॉट रीड लाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली डाटा सेव होता रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले करना हो तो ठीक है बात, कंसोल डॉट राइट लाइन माई एरे आई, इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले कर देगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई एग्जांपल दूँ तो कर लोगे मेरे ख्याल में? सर्च आपको एरे में से परफॉर्म करना पड़े, सर्चिंग, यस, इंडेक्स नंबर आपने बताना हो, कर लोगे? बच्चों वाले क्वेश्चन है या कोई नहीं? गुड हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लूप भी देख लिया, फॉर का लूप, ठीक है, सिंपल जैसे आप लोग बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे हो उसी तरीके से है। वाइल का लूप भी वैसे यूज़ होता है, डू वाइल का भी लूप वैसे ही यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको नहीं बताने लगा, ओके होगी बात। एक इसमें एक्स्ट्रा लूप है, वो हम लोग देख लेते हैं, जो आई थिंक सो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। नाम आवाज़ आई है मुझे, इसका तो पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। जावा, ज़बरदस्त, बताते जाओ जल्दी से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच? एल्स, लिस्ट, क्या बोल रहे हो? खुद नहीं समझ आ रही, क्या मुंह से बस वो बेसाख्ता अल्फाज निकल रहे हैं। बताएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप? ओके, ठीक हो गया, ठीक है। और ठीक है, और चलो ठीक है, इतना बहुत है। अच्छा, और कोई बताए फॉर ईच लूप? नहीं पता, कंफर्म है? अच्छा, फॉर ईच लूप के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। फॉर ईच लूप जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये नॉर्मली रीड ओनली लूप होता है। जस्ट आपने अगर कोई रीड परफॉर्म करना हो तो आप तब इसको यूज़ करते हो, ठीक हो ये बात। और रीड किस में से परफॉर्म कर सकते हो? एरेज में से परफॉर्म कर सकते हो, एरे लिस्ट में से परफॉर्म कर सकते हो, सिंपल लिस्ट में से परफॉर्म कर सकते हो, कलेक्शंस में से डाटा को रीड कर सकते हो। क्लियर होगी बात। ये जो टर्मिनोलॉजीज बोली हम ये सारी यूज़ करेंगे आगे, ठीक है ना, टाइम टू टाइम। तो अगेन बता रहा हूँ, फॉर ईच लूप रीड ओनली लूप होता है इन जनरल केसेस, ठीक हो ये बात। और ये किसी भी कलेक्शन के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कलेक्शन मीन वो एरे भी हो सकता है, वो डायनामिक एरे भी हो सकती है, वो लिस्ट भी, स्टैक, क्यू, बहुत सारी चीज़ें।
एग्जैक्टली जहाँ पे इंडेक्सेस वाइज कोई डाटा स्टोर हो रहा हो, ठीक हो, ना इंडेक्सेस वाइज कहीं पे डाटा स्टोर हो रहा हो, वहाँ पे आप फॉर ईच को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज़ करते हो वो देख लेते हैं हम लोग। फॉर ईच का कीवर्ड आप यूज़ करोगे, ये आपको पता है ना कैसे फिल हो जाते हैं ऑटो? नहीं पता? बताया था, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ये इसका सिंटैक्स ऑटो कैसे फिल होता है। ये फॉर मैंने पूरा नहीं लिखा, हाईलाइटेड क्या हुआ है, फॉर ईच हाईलाइटेड है। 2 दफ़ा टैब दबाओ, टैब का जो बटन होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए लिख देता है। ठीक हो ये बात ना? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग करते हुए। अच्छा, फॉर ईच के बारे में बताने लगा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड कर लो। फॉर ईच इज़ अ कीवर्ड, ये जो आपने लिखा है ये कीवर्ड आप एज इट इज़ लिखोगे, फॉर ईच। ठीक हो ये बात? ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, मैं ज़रा रिवर्स ऑर्डर में बताने लगा हूँ। व्हाट इज़ माई एरे? नेम ऑफ एरे जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था, जो आपने बनाया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये बनाया हुआ है आपने, ठीक है, माई एरे। क्लियर होगी बात? तो आप लोग फॉर ईच कैसे यूज़ कर सकते हो? फॉर ईच का कीवर्ड लिखोगे, यहाँ पे आप लोग एरे का नाम दोगे, जो भी आपके पास एरे का नाम है। इसकी डाटा टाइप क्या है? इस एरे की जो भी डाटा टाइप होगी वो आप कहाँ पे लिखोगे? स्टार्टिंग में लिखोगे। ठीक है, और ये एक लोकल वेरिएबल बन जाता है किस टाइप का? किस टाइप का? इंट टाइप का इस केस में। ठीक है ना, जो आपके पास एरे की टाइप है उसी टाइप का एक लोकल वेरिएबल बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक हो ये बात? इन जो लिखा हुआ है वो अगेन कीवर्ड है, क्योंकि ब्लू कलर में है तो आपको वैसे पता होगा इसके बारे में। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे इनका कीवर्ड आप लोग यूज करोगे। तो ये तो इसका जनरल सिंटैक्स हो गया। नीचे मैंने क्या लिखा? कंसोल डॉट राइट टेम्प को मैं बार बार शो करवा रहा हूँ। ये लूप काम कैसे करेगा वो बताने लगा हूँ। माई एरे, इसमें कितने एलिमेंट? एग्जैक्टली एलिमेंट्स जो थे वो 10 थे टोटल। ऐसी बात है। अब ये करेगा क्या बेसिकली? अगर मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, ठीक है, आपके पास सपोज करो इस एरे में कुछ वैल्यूज इंसर्ट हुई हुई हैं। ठीक है, जब ये लूप फर्स्ट टाइम पे चलेगा तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा किस इंडेक्स से? ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से। ठीक है बात? 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है? 5। वो उठाएगा और कहाँ पे ले आएगा? 5 को इस टेम्प वेरिएबल में लेके आएगा, और इसके बाद आप जो मर्जी परफॉर्म करना चाहो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? टेम्प को डिस्प्ले कर दिया, तो 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये लूप वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर मूव करेगा, इसमें जो भी वैल्यू पड़ी है उसको कहाँ पे ले आएगा? इस टेम्प में। अगेन आपने डिस्प्ले करवाना है या जो भी करना है, ठीक है, वो डिस्प्ले करवा हो जाएगा। ये लूप कब तक चलेगा? एग्जैक्टली जब तक एरे इसको एंड नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 9th इंडेक्स तक ऑटोमेटिकली चलेगा। क्लियर होगी बात? तो आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं इस केस में इसको डिस्प्ले करूं तो क्या डिस्प्ले होगा? मैंने इनपुट नहीं ली हुई, कुछ भी नहीं, इंटीजर और एम्प्टी स्ट्रिंग। गार्बेज किसने बोले? गोल्डन डक का नाम सुना हुआ है? क्रिकेट का शौक हो अगर, ये लास्ट लाइन को सिर्फ स्टडी करो, लास्ट 2 लाइंस को, ऊपर वाला पूरा ये 0 शो करेगा। आपको बताया था CLR एक होता है, उसमें गार्बेज कलेक्टर चल रहा होता है, वो न्यूमेरिक वैल्यूज को 0 असाइन करता है। कितनी दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा? ठीक होगी बात ना? तो लास्ट वो जो लेक्चर्स बताए बोला दिए थे ना थ्योरेटिकल, उसका कोई कंसेप्ट था यहाँ पे आगे यूज होने थे। ठीक है, बहरहाल वो देखो सारा कुछ आपको 0 शो कर रहा है। ठीक है ना, 1 बाय 1 अगर कोई वैल्यूज रख दोगे तो वो उस लिहाज से सीक्वेंस में आपको डाटा शो करवा देगा। क्लियर होगी बात? तो अब अगर आपसे कोई डिफरेंसेस पूछे, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच लूप, अब आप इजीली बता सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस एग्जैक्टली रीड ऑनली है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस माई एरे में यहाँ पे नीचे चेंजेस परफॉर्म करना शुरू कर दो, ये आपको नहीं करने देगा। तो ये जस्ट रीड ऑनली है, इस एरे को तो आप नहीं चेंज कर सकते हो।
क्लियर होगी बात, पहली बात हो गई। सेकंड नंबर पे क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? टर्मिनेशन स्टेटमेंट नहीं, उससे पहले बताओ, मैं ये चीज़ लेके आता हूँ सीक्वेंस वाइज। चलो, सबसे पहले डिफरेंस समझ आ गया, रीड ओनली लूप हो गया। सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या बोला, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंट आई इक्वल्स टू 0। क्या मैं इंट आई इक्वल्स टू 4 कर सकता हूँ? नहीं, इधर फॉर लूप में कर सकता हूँ। क्या मैं फॉर ईच लूप में कर सकता हूँ? नहीं। तो आप क्या बोलोगे, फॉर ईच लूप हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 इंडेक्स से। आप इसमें चेंज कर सकते हो 0 इंडेक्स को। सेकंड डिफरेंस आ गया, फॉर ईच हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होगा। ठीक हुई बात। अगले डिफरेंस पे आते हैं हम लोग, ये आई प्लस प्लस। क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ आई प्लस टू, आई इक्वल्स टू, आई प्लस इक्वल्स टू 2? अब क्या होगा, बेसिकली कुछ इंडेक्सेस स्किप हो जाएंगे आपके पास, मतलब एक एक का जंप आपके पास शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप फॉर ईच में तीसरा डिफरेंस क्या कह सकते हो कि आपके पास ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं और 1 का इंक्रीमेंट होते हैं। हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं और 1 का इंक्रीमेंट होता है, जबकि फॉर लूप में आप लोग जो मर्जी इंक्रीमेंट लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है। और इसी तरह इसमें आप ये भी कर सकते हो आई माइनस माइनस फॉर लूप में। ठीक है बात। फॉर ईच में अगेन यूनी डायरेक्शनल है, 0 से अपवर्ड ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट इंडेक्स को पहले लूँ और फिर बैकवर्ड में चलूँ, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है बात। 3-4 डिफरेंस हो गए आई थिंक सो। एक और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको कंडीशन बतानी पड़ती है। ठीक है ना? मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 भी तो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, हाफ एरे तक चले। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये 0 से शुरू होगा और एंड तक आपके पास एग्जीक्यूट होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये सर वो मौलवी साहब नहीं बैठे हुए हैं वो वाले कुर्सी वाले, इनका वो आया हुआ है, आदमी आया हुआ, कह रहे हैं घर में कोई परेशानी है, इनको भेजने। अच्छा, जस्ट मैं एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं हमने क्या क्या किया था। अच्छा, फॉर लूप और फॉर ईच लूप में डिफरेंस। ठीक है। पहला डिफरेंस हमने कहा कि ये रीड ओनली लूप होता है, फॉर ईच लूप जो है। ठीक है। सेकंड में मैंने बोला कि फॉर ईच लूप यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। फॉर ईच लूप हमेशा 1 का इंक्रीमेंट करता है, हमने ये बात कर ली। ठीक होगी बात। फिर हमने फॉर ईच का बोला कि इसमें कंडीशन आप लोग नहीं देते, ये 0 से लेके एंड तक जा रहा होता है, अनटिल अनलेस आप कोई इफ कंडीशन लगा के ब्रेक ना करो। लेकिन बजाते खुद ये जो है ब्रेक नहीं होता। ठीक है ना? 0 से शुरू होगा और एंड तक चलेगा। अगर फॉर लूप को देख लो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। ठीक है ना? फॉर लूप में शुरू आप कोई भी इंडेक्स कर सकते हो, माइनस माइनस भी कर सकते हो, प्लस प्लस कर सकते हो, कोई आप इंडेक्स को स्किप भी कर सकते हो आप करना चाहो। ठीक है। और जो कंडीशन है आप वो भी जो मर्जी अपनी मर्जी की लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट होता है फॉर का एंड फॉर ईच का। कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया? गुड हो गया, क्योंकि फॉर ईच हम बहुत ज़्यादा आगे यूज़ किया करेंगे तो आपको बार बार रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फॉर ईच कीवर्ड लिखोगे, यहाँ पे आप एरे का नाम दोगे, जो एरे की डेटा टाइप है वो यहाँ पे आनी चाहिए, इधर जो मर्जी वेरिएबल का नाम दे दो, और इन जो है आपके पास कीवर्ड है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये कंसेप्ट आपके पास हो गया फॉर ईच का। बाकी लूप्स आपके पास वैसे ही होते हैं। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं आगे चला जाऊँ अगले टॉपिक पे। नो क्यूरीज? सारों को समझ आ गया? टाइम बहुत है, अभी आराम से एक टॉपिक कवर हो सकते। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर मुझे डायनामिक एरे बनाना पड़ जाए, कुछ आइडिया है? अभी तक तो मैंने जो एरे बनाया है उसका साइज फिक्स किया। एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद कहा कि हमने नहीं करनी है, भाई हम खुद कर लेंगे तो बस ठीक है, तो मैं ग्रुप श्रुप वगैरह पे अपलोड कर दूंगा। तो सुने वो क्या नाम है सर, अजीब के ग्रुप में आप सारे ऑलरेडी ऐड हो, सुनने में आया कोई अफवाह ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर ऐसी है। ठीक हो गया। अच्छा देखो, अभी तक हमने जो एरे बनाया था उसमें क्या हो रहा था, फिक्स साइज था, आपने 10 दे दिया, 11 दे दिया। ठीक है, पॉइंटर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मुझे डायनामिक एरेज बनाने पड़े तो कैसे बना सकता हूँ? आप कुछ बताना चाह रहे थे। लेकिन वो वेरिएबल वो तो नहीं हुआ ना, डायनामिक तो ना हुआ ना। एक दफ़ा तो साइज़ आप ले लोगे, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 ले लिया, मैंने 51th एलिमेंट ऐड करना है, तो वो नहीं होगा। फिर वन टाइम कांस्टेंट में वैल्यू आने देता है, उसके बाद नहीं आने देता। और वो भी ये C# आने देता है, C++ नहीं आने देता। जी क्लास डायनामिक एरे
इसको मैंने कन्वर्ट करना है डायनामिक एरे में, कोई बताएगा? डायनामिक एरे से मुराद क्या है एग्जैक्टली जिसमें हम लोग क्या ना बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना बताएं कि इतने एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, वो रन टाइम पे खुद ही डिसाइड करता रहे और मेमोरी एलोकेट करता जाए, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा काम करना होता है तो इसमें एक कंसेप्ट होता है, नहीं सी शार्प में कंसेप्ट होता है जिसको आप कलेक्शन बोलते हो, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, ठीक है। आपके पास एक नेम स्पेस है, आप इसको यूज़ करते हुए बिल्ट इन डायनामिक एरेज को यूज़ कर सकते हो। यस सर, सोते हुए बोल रहे हो फिर या जागते हुए? पता नहीं, ठीक है। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, आपके पास एक नेम स्पेस है, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन क्लासेस आपको मिलती हैं, उनमें से जो हमारी टारगेट क्लास होगी वो क्या है? डायनामिक एरे। और डायनामिक एरे आपको वैसे ही पता है, तो वो देख लेते हैं कि आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नेम स्पेस कौन सी रिक्वायर्ड है? एग्जैक्टली ये कहाँ से सुन लिए? मैंने वो डाटा टाइप्स बताई नहीं, उसमें हम लोग बताते होते हैं वैसे ना। डायनामिक का कीवर्ड होता है और ऑब्जेक्ट का कीवर्ड होता है डाटा टाइप्स। रहने तो हम ही सारे सोए हुए हैं पहले ही हो, और भी सो जाएंगे। अच्छा, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, मैंने एक नेम स्पेस को ऐड कर दिया, ठीक हो ये बात। अब मेरे पास डायनामिक एरे आ जाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जो हम डायनामिक एरे को यूज़ करेंगे उसका नाम है एरे लिस्ट, ठीक है। और ये एरे लिस्ट कहाँ से आई है? ऊपर आपने एक नेम स्पेस ऐड किया यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, ठीक है। आपने जो नेम स्पेस ऐड किया है उसकी वजह से आपके पास एरे लिस्ट एक क्लास आ जाती है जिसको आप डायनामिक एरे बोलते हो। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, इट इज़ अ डायनामिक एरे हैविंग ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। मतलब क्या हुआ? दो बातें की, डायनामिक एरे है मतलब साइज हम कहीं पे भी नहीं बताएंगे। सेकंड नंबर पे टाइप जो है इसकी क्या है? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डाटा टाइप? नहीं, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप बोल रहा हूँ बार बार, ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ऑब्जेक्ट इज अ डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट सब नहीं पढ़ी हुई होगी, उसमें VAR आप लोग यूज़ करते हो। एग्जैक्टली उसमें क्या किस टाइप का डाटा आता है? एग्जैक्टली सारे टाइप का, हर किस्म का डाटा आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो सी शार्प में ऐसी एक डाटा टाइप है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, इसमें हर किस्म का डाटा आप स्टोर करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के अंदर जितनी भी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उनमें से कोई भी डाटा टाइप का डाटा स्टोर हो जाता है। बूलियन भी स्टोर करवा सकते हो, पिक्चर्स को भी स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर्स को, जो मर्जी आपके पास है, ठीक है ना। डाटा टाइप तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है। ऑब्जेक्ट इज़ अ डाटा टाइप, सेम स्मॉल में लिखोगे OBJECT, ठीक है। तो अब जो हम एरे लिस्ट स्टडी कर रहे हैं उसमें मैं ना तो उसकी डाटा टाइप बताया करूंगा, ना ही मैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताऊंगा। इस स्टेटमेंट से आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो एरे लिस्ट क्या होता है आपके पास? गुड डायनेमिक एरे है और आपके पास इसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होती है। कैसे बना सकते हो वो देख लेते हैं। सिंपल, आप लोग माई एरे लिस्ट इज़ अ क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर तो माई एरे इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, क्योंकि इसमें आपके पास एरेस जो है वो हमेशा रन टाइम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो न्यू का कीवर्ड लाजमी आया करेगा। तो एरे लिस्ट माई एरे इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। कोई मसला यहाँ तक? सब्र करो, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इस टाइम पे इसकी कैपेसिटी देखूं तो क्या आनी चाहिए? कैपेसिटी मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। देखो मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, अगेन मैंने आपको क्या बोला, एरे लिस्ट है वो डायनामिक एरे है। तो सबसे पहले आप देख लो, मैंने कहीं पे बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, किसी भी लोकेशन पे नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि कोई रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशंस होंगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने कहीं पे डाटा टाइप बताई,
इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, नहीं बताई, तो ऑटोमेटिकली इसकी डाटा टाइप क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है हमेशा। ठीक है, मतलब इसमें आप कोई भी डाटा, किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। तीसरे नंबर पे मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने इसको देखना है कि इसमें कैपेसिटी कितनी है, कैसे देख सकता हूँ? एग्जैक्टली ज़ीरो होनी चाहिए। लेंथ करेक्टर्स बताएगा, काउंट आपको बताएगा, काउंट हाँ काउंट बोल रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हो? ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटी देखना चाहूँ तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ज़ीरो। मतलब ये आइटम इसमें ऐड किए नहीं किया, तो यहाँ पे आके आप चेक कर लो एक दफ़ा। भाई एरे डॉट कैपेसिटी आपके पास एक मेथड है, आपने इसको कॉल किया तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ज़ीरो दिखा देगा। ठीक होगी बात? वो नज़र नहीं आ रहा होगा, वैसे ज़ीरो ही लिखा हुआ है। ठीक होगी बात? आपके पास कैपेसिटी ज़ीरो आ गई। अच्छा लेट्स सी, अब मैंने इसमें एलिमेंट ऐड करना है, कैसे एलिमेंट ऐड करूँगा? डाटा भी तो ऐड करना है ना मैंने, कैसे होगा? नहीं देखो, इंडेक्स तो है ही नहीं, मैंने कैपेसिटी दिखाने का मकसद यही था कि उसमें तो इंडेक्सिंग हुई नहीं थी अभी, ये खाली बिल्कुल मेमोरी में ज़ीरो जगह ले रहा था, तो ज़ीरो इंडेक्स भी इसका नहीं था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरे का नाम डॉट ऐड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इसमें आप जो मर्जी ऐड करवा दो। व्हाट इज़ माई एरे? गुड, आपके पास एरे लिस्ट का नेम है, डॉट एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम क्या था, ऐड, और इसने बेसिकली क्या किया, ABC को ऐड कर दिया। क्लियर होगी बात? कोई कंसेप्ट बताएगा इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली इस एरे लिस्ट के अंदर एक आइटम ऐड हो गया जिसको ABC बोल दिया, उसका इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली ज़ीरो बन गया। कैपेसिटी कितनी हुई? श्योर 100%? मैच लगाया नहीं है, वैसे बताओ कितनी होनी चाहिए? और कोई? 4। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझना, जो आप लोग बार बार काउंट या लेंथ बोल रहे हो और कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट क्या, अगर आप DS से पढ़ चुके हो तो शायद उसमें आपने देखा हो, नहीं पढ़ा? ठीक है, वैसे बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम पे जब आपने एरे को डिक्लेयर किया डायनामिक को, तो उसका कैपेसिटी कितनी थी, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स ले सकता था? 0, कुछ भी नहीं ले सकता था। जैसे ही आपने वन टाइम पे एक भी एलिमेंट ऐड कर दिया तो उसने कैपेसिटी कितनी बनाई? एक की नहीं बनाई, उसने 4 की कैपेसिटी बना दी। ठीक होगी बात ना? अब आप इसमें इस एरे में कितने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो? 4 को। जैसे ही आप 5th वन को ऐड करोगे तो अगेन वो क्या करेगा, 8 कर देगा, 4 + 4 कैपेसिटी को 8 कर देगा। क्लियर होगी बात ना? तो इसलिए फॉर लूप कभी भी काउंट पे मत लगाना, 12 छोड़ दो काउंट। यहाँ तो बात समझ आ गई है। तो कैपेसिटी क्या करते हैं हमेशा, एरे लिस्ट जो है जब भी आप ऐड करते हो तो 4 के ब्लॉक्स बनाते हैं और उनमें ये उतने ऐड करना शुरू कर देता है। ठीक है, एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? कैपेसिटी तो 4 है, एलिमेंट्स कितने हैं? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कितने एलिमेंट्स माई एरे में ऐड किए? 1 एलिमेंट जो ऐड हुए हैं वो 1 है, कैपेसिटी कितनी है? 4 है, तो दोनों में डिफरेंस है आपके पास। ठीक है, अगर आप देखना चाहो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो आप कैसे देख सकते हो? एग्जैक्टली ठीक है, अगर आप देखो तो 0 तो चलो पहले आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर नीचे 1 आ रहा है। ठीक है, 4 किस वजह से आया? ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी माई एरे डॉट कैपेसिटी, ठीक है, उसने 4 के ब्लॉक्स बना दिए टोटल। ठीक है, मेमोरी इसने 4 की एलोकेट की हुई है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? 1 है, तो उसने 1 शो कर दिया काउंट से। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स थोड़े से और ऐड कर दूं, कितने एलिमेंट्स? मैंने 5 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी आनी चाहिए? 8, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कितने आने चाहिए? गुड, ठीक हुई बात। अगर आप इसको चेक करो तो आपको 8 दिखा रहे कैपेसिटी, ठीक हुई बात, और 5 आपको दिखा रहे एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात? तो ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपने 5 एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये 5 की मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं? 8 की बेसिकली मेमोरी में। ठीक होगी बात? कैपेसिटी, ठीक है, 8 एलिमेंट्स की कैपेसिटी ये मेमोरी में ले रहा है। अगर आप वैसे एलिमेंट्स को देखना चाहो तो वो आपको बता रहे हैं 5 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर होगी बात? इसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसी को एरे लिस्ट को
चेंज कर सकते हो। कंपाइलर प्रोग्रामिंग सीख लो, चेंज कर लो। तो कंपाइलर्स में आप जाके बदल सकते हो, 4 की बजाय 8 कर दो, आपको लगता है कि हमें 8 के ब्लॉक्स चाहिए, कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ठीक हुई बात, ठीक है, जा सकते हो जी।